हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अब हम एडिटोरियल पढ़ लें। दैनिक भास्कर का एडिटोरियल है, आखिर किसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है। ये संपादकीय है तो इसको देखते हैं। देखो, ट्रंप ने भारत और रूस की इकोनॉमी को क्या बताया है, मृत प्राय बताया है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतना बड़ा बयान दिया है, इससे पहले उन्होंने तथ्य देखे हैं? और क्या स्वयं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक आंकड़े परखे हैं? अर्थव्यवस्था की मजबूत जीडीपी के आयतन और काल विशेष में उसकी वार्षिक विकास दर से आंकी जाती है। अर्थव्यवस्था की मजबूती जीडीपी का आयतन और काल विशेष में उसकी वार्षिक विकास दर से आंकी जाती है। जीडीपी का बंटवारा आज बंटवारा ना समाज में उचित ढंग से होना सम्यक विकास का सूचक होता है। दुनिया में अगर कोई एक अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है तो वह है भारत की जीडीपी का आयतन भी, और कई वर्षों में अन्य देशों के मुकाबले तेजी से बढ़ता हुआ भारत को तीसरी और चौथी स्थान तक पहुंचा चुका है। अगर जीडीपी जीडीपी पिछले 30 वर्षों में 4 गुना बढ़ी है तो भारत रूस और चीन का क्रमशः 11.6, 6.2 और 26.1 गुना रहा है। तो नीचे कौन जा रहा है? तो इसे दूसरी रूप में देखें तो अमेरिका जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, जहां भारत की जीडीपी 30 साल में पहले 4.7% थी, वहीं आज 13.7% है। इसी काल में रूस का जो प्रतिशत है 4.7% है, जो आज 6.8 है। चीन की जीडीपी 30 साल पहले अमेरिकी जीडीपी की 9.7% थी, जो आज 63% है। कोई ताजुब नहीं है, अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस तरह सुस्त रही तो चीन जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था बन जाएगा। दूसरा हैगा सरकारी खजानों में सेंध लगा रही लोक लुभावन राजनीति। इनके लेखक हैं आरती जेरथ, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की एक और चुनाव पूर्व लुभावनी घोषणा करके बिहार के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहटें पैदा कर दी हैं। नीतीश 2015 की दिल्ली चुनाव में खुले तौर पर ठीक ऐसे ही घोषणा के लिए अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर चुके हैं। अब उन्हीं के द्वारा ऐसा ऐलान बताता है कि चुनाव के वक्त पॉपुलिस्ट घोषणाओं के प्रति नेताओं का आकर्षण कितना बढ़ रहा है। देखें तो चुनाव जीतने की अंधी दौड़ में सभी दल इसके आगे झुकते जा रहे हैं, चाहे महिलाओं को लुभाने के लिए उनके खातों में हर माह पैसे देने की बात हो या सरकारी नौकरियों का वादा। नेता को लग रहा है कि राज्य सत्ता उनकी निजी कंपनी है। समग्र विकास और वित्तीय अनुशासन को ताक पर रख करके मुफ्त रेवड़ियां बांटने की सीमाएं तोड़ दी गई हैं। यह प्रवृत्ति चुनावी तंत्र को तार तार कर रही है, देश भर के राज्यों के खर्चों पर भारी भरकम बोझ डाल रही हैं। गौर करें कि बिहार में चुनाव से कुछ ही माह पहले नीतीश ने जल्दबाजी में कितनी घोषणा कर डाली हैं कि बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसमें 1 करोड़ रोजगारों का सृजन, विद्यार्थियों को हर माह 4 से 6 हज़ार रुपये तक का स्टाइपेंड, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, गरीबों को मुफ्त में आवास। इनमें से कई योजनाओं को लागू हो चुकी हैं, इसलिए वोटरों को इनका फायदा और इसका बोझ तत्काल दिखने लगेंगे। मसलन चुनाव आने तक परिवारों को बिजली उपभोग के शून्य बिल भुगतान वाले 3 बिल मिल चुके होंगे, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर इस साल 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आने का अनुमान है। बसों में मुफ्त यात्रा से राजस्व नुकसान का एहसास धीरे धीरे होगा। और कर्नाटक में सत्ता में 2 साल पूरा करने के बाद कांग्रेस सरकार को इसकी चुभन महसूस होने लगी।
विद्यार्थियों के स्टाइपेंड का हिसाब तो अभी तक नहीं किया है। विगत 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में हावी नीतीश ने सुशासन के लिए प्रतिष्ठा अर्जित भी की है। हालांकि उन्होंने गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उनका रवैया एहतियात भरा रहा है। उन्होंने अपनी योजनाओं को जरूरतमंदों तक सीमित रखा, उद्देश्यहीन तरीकों से सौगात नहीं बांटी। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र झारखंड तक सत्तारूढ़ सरकारों की हालिया चुनाव में हुई शानदार जीतों से वे खबर नहीं रह पाए हैं। इन राज्यों में सत्तासीन दलों को निम्न आयु वर्ग की महिलाओं के लिए सफल योजनाएं लागू करने के कारण खासे वोट मिले थे। कल्याणकारी राजनीतिक और लोक लुभावनी सियासत में बहुत अंतर है। कल्याणकारी राजनीति और लोक लुभावनी सियासत में कल्याणकारी राजनीति का मकसद गरीबों को सहारा देना है। भारत जैसे देशों में जहां अनुमान के मुताबिक 20% की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, वहीं सरकार को लोगों की मदद के लिए आगे आना होगा। वे लोगों को रोजगार बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि जमीनी हकीकत से राजनीतिक दलों का नाता टूट चुका है। उनके पास ऐसे कार्यकर्ता और संगठन नहीं बचे हैं जो उन्हें वास्तविक फीडबैक दे सकें। दिसंबर 2024 में आरबीआई ने राज्यों पर जारी अपनी रिपोर्ट में फ्रीवीज और रियायतों पर होने वाले खर्च में तेजी से बढ़ोतरी होने पर चिंता जताई। इसमें राज्य सरकारों को उनकी सब्सिडी खर्च का नियंत्रण करने और तर्कसंगत बनाने की सलाह दी गई, ताकि व्यापक महत्व की अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पैसा कम न पड़ जाए। यही कारण है कि आज महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड और बिहार सभी जगहों पर सरकार खर्चे में नियंत्रण के लिए लाभार्थियों की सूची में छंटनी करने में लगी है, ताकि राज्य की देनदारियों का बोझ बहुत न बढ़ जाए। महाराष्ट्र सरकार भी चुनाव जिताने वाली लाडली बहनी योजना से 26.34 लाख अभ्यर्थियों के नाम हटा चुकी है, क्योंकि वे अपात्र पाई गई थी। झारखंड की मैया सम्मान योजना भी लड़खड़ा रही है। महिलाओं के खाते में पैसों का हस्तांतरण रुक रुक कर हो रहा है। कर्नाटक सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की योजना पर बढ़ते खर्च के कारण विचार कर रही है। दिल्ली सरकार अधिक राजस्व पाने के लिए जमीनों के दाम बढ़ाने के बारे में सोच रही है, ताकि चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए जा सकें। वेतनभोगी वर्ग भी नाराज है कि प्रतिस्पर्धी राजनीति में उन्हें कोई बिना लाभ दिए बिना पीछे धकेला जा रहा है। आत्मसम्मान की कीमत पर अमेरिका से रिश्ते संभव नहीं है। सैयद अता हसनैन लेफ्टिनेंट जनरल कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर है। वाशिंगटन में हवाओं के बदलते रुख से निपटना कभी आसान नहीं होता, खासतौर पर जब नेतृत्व की बागडोर ट्रंप के हाथों में हो। भारत को लेकर के ट्रंप की भावनाओं में इधर एक नाटकीय बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि यह न तो अप्रत्याशित है, न ही अभूतपूर्व भारत अमेरिका संबंधों का इतिहास ऐसे अनेक अवसरों से भरा रहा है, और इन सभी को जोड़ने वाला सूत्र अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीति गरिमा पर भारत का सदैव ही अडिग रहने वाला ध्यान है। 90 के दशक की शुरुआत से ही भारत और अमेरिकी की साझेदारी निरंतरता के साथ लेकिन सावधानी से बढ़ी। शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीय विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरे अमेरिका ने अपनी नज़रें एशिया की ओर मोड़ ली थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक क्षेत्र में एक दिग्गज के रूप में चीन के उदय ने वाशिंगटन में खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी। इसकी तुलना में भारत में अमेरिका ने न केवल अपना एक लोकतांत्रिक समकक्ष देखा, बल्कि रणनीतिक भूगोल वाला एक विशाल राष्ट्र भी पाया था, जिसकी सीमा चीन से लगी हुई थी। वह हिंद महासागर क्षेत्र में भी प्रभाव रखता था। ये वही जल क्षेत्र है जहां से चीन की ऊर्जा और व्यापार जीवन रेखाएं गुजरती हैं। लेकिन यह कभी भी बराबरी का रिश्ता नहीं रहा था। वर्षों तक अमेरिका भारत को लेन देन के नज़रिए से देखता रहा है। सैन्य संबंध बढ़े, मालाबार जैसे संयुक्त अभ्यास नियमित हुए, तकनीकी व खुफिया जानकारी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार हुआ। पर अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक नज़रिए से देखने की अपनी आदत नहीं छोड़ी। यह झूठी तुलना खासकर कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे पर विवाद का विषय बनी रही।
इसके बावजूद 2005 में परमाणु समझौतों ने विश्वास के बढ़े हुए स्तर का संकेत दिया था। ऐसा लगा कि अमेरिका भारत को चीन के विरुद्ध संतुलन बनाने वाले देशों से कहीं बढ़कर एशिया में नियम आधारित व्यवस्था को आकार देने वाले एक साझेदार के रूप में देखने लगा। लेकिन ट्रंप के उदय के साथ चीज़ें बदलीं। सौदेबाजी के लिए अधीर कूटनीतिक तकाजों से अनभिज्ञ ट्रंप को उम्मीद दी भारत सहित दुनिया के तमाम देश दबाव में उनके सामने झुक जाएंगे। उन्हें लगा कि भारत व्यापार, टैरिफ और कूटनीति के क्षेत्र में वाशिंगटन की इच्छाओं का पालन सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि व्यापक हिंद महासागर गठबंधन मौजूद था। यह उनकी एक बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ साझेदारी केवल तभी करेगा जब उसकी शर्तें उसकी अपने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध न हो, और ट्रंप इसके प्रति अपेक्षित सम्मान दिखाना होगा ट्रंप को। क्वाड में भारत की स्पष्ट भूमिका और हिंद महासागर में उसके सहयोगी रूप के बावजूद ट्रंप ने भारत पर आक्रामक दबाव बनाना शुरू कर दिया। व्यापार की शर्तों पर, बाजार तक पहुंच पर और तकनीकी नीति पर। हाल ही में ट्रंप खेमे ने ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द एक कहानी गढ़ी है। उसमें अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया कि भारत द्वारा तुरंत और दृढ़ता से खारिज किए गए दावे ने ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से आहत किया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम का फैसला किसी बाहरी ताकत के दबाव पर नहीं लिया गया है। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के प्रति ट्रंप की बढ़ती गर्माजोशी ने भारत अमेरिका संबंधों में असहजता बढ़ा दिया है। असीम मुनीर के साथ हाल ही में हाई प्रोफाइल लंच ने दिल्ली में सबको चौंका दिया है। भारत के लिए निराशाजनक भले हो, लेकिन अस्थिर करने वाला नहीं है। वह जानता है कि अमेरिका विदेश नीति खासकर ट्रंप के शासनकाल में तत्कालता से प्रेरित है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से नहीं। वह यह भी जानता है कि भारत की ताकत है कि किसी एक शक्ति के साथ जुड़ने से में नहीं, बल्कि निर्णय लेने की अपनी स्वायत्तता बनाए रखने में है। भारत की ताकत एक शक्ति के साथ जुड़ने में नहीं, बल्कि निर्णय लेने की अपनी स्वायत्तता बनाए रखने में। यह क्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस पुरानी सच्चाई की पुष्टि करता है कि भारत पर दबाव नहीं डाला जाएगा। रणनीतिक साझेदारियां दबाव पर नहीं बनती, वे आपसी सम्मान पर टिकी होती हैं। भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को महत्व देता रहा है। वह रक्षा सहयोग, तकनीकी तालमेल और एक संप्रभु एवं खुले हिंद महासागर क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण को महत्व समझता है। लेकिन ये प्राथमिक संप्रभुता निर्णयों से समझौता और अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव में गलत बयानी को स्वीकार करने की कीमत नहीं हो सकती है। दैनिक जागरण का है ये अवैध मतांतरण पर बने केंद्रीय कानून। प्रमोद भार्गव लिखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में मतांतरण की गंभीर होती समस्या से निपटने के लिए कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस कानून के तहत जो लोग अनुसूचित जनजाति से ईसाई या मुस्लिम मजहब में परिवर्तित हो चुके हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अवैध मतांतरण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इस नए कानून के लागू होने से एसटी अनुसूचित जाति के लोगों की तरह अनुसूचित जनजाति के लोग भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। वर्तमान में ईसाई मुसलमान बने आदिवासी न केवल एसटी वर्ग का लाभ ले रहे हैं, बल्कि वे अल्पसंख्यक वर्ग की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। प्रस्तावित विधेयक में बिना सूचना के मत परिवर्तन करने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह कानून छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की तरह जगह लेगा। आदिवासी नेता बाबा कार्तिक उरांव ने हमेशा मतांतरित आदिवासियों को आरक्षण देने का विरोध किया था। 1967 में संसद में अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 1967 पेश किया गया था। उस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने छानबीन की और 17 नवंबर 1969 को अपनी सिफारिशें दी थी। इसमें एक प्रमुख सिफारिश थी कि कोई आदिवासी व्यक्ति जिसने जनजाति आदिवासी मत तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया है या ईसाई या इस्लाम पंथ ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा और न ही वह आदिवासियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का पात्र रह जाएगा। इसका अर्थ है कि मत परिवर्तन के बाद
मत परिवर्तन के बाद उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मिलने वाली सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। संयुक्त समिति की सिफारिश के बावजूद 1 वर्ष तक उस विधेयक पर संसद में बहस नहीं हुई है। कहा गया है कि ईसाई मिशनरियों के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने उस विधेयक को ठंडे में डाल दिया था। तब कांग्रेस में रहते हुए अपने राजनीतिक भविष्य के दांव पर लगाकर बाबा कार्तिक उरांव ने 322 लोकसभा सांसदों और 26 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर का एक पत्र इंदिरा गांधी को दिया था, जिसमें यह जोर देकर कहा गया कि यह विधेयक की सिफारिशों को स्वीकार करें, क्योंकि यह 3 करोड़ वनवासियों के जीवन मरण का प्रश्न है। अब आदिवासी बहुमूल्य बाहुल्य छत्तीसगढ़ की सरकार कार्तिक उरांव की इस इच्छा को पूरा करने की तैयारी में है। हाल ही में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और ढाल सिंह बिशेन ने संसद में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रलोभन देकर मत परिवर्तन का चलन लगातार बढ़ रहा है। दरअसल मतांतरण के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुच्छेद 341 जैसे प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 341 में स्पष्ट कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लोग यदि मत परिवर्तन करेंगे तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा 341 में। इसका कारण यह वर्ग मतांतर से बचा हुआ है, जबकि 342 में संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजातियों के मत और पुरखों की पारंपरिक सांस्कृतिक आस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की है। अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार अनुसूचित किया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुशंसा पर दिया जाता है। इस आदेश से लागू होने पर उल्लिखित अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान मत आरक्षण के अधिकार प्राप्त होते हैं। हालांकि इस आदेश में संविधान का अधिकार संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों की वही लोग आरक्षण के दायरे में हैं जो भारतीय हिंदू, बौद्ध और सिख अपनाए हुए हैं। इस प्रकार यदि अनुच्छेद 342 और 341 जैसे प्रावधान हो जाते हैं तो अनुसूचित जनजातियों में मतांतर की समस्या पर अंकुश लग जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार पंथ, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से संविधान में विरोधाभास भी है। संविधान के तीसरे अनुच्छेद अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य पंथ समुदायों के दलित और हिंदू दलितों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा है। पिछले 60 वर्षों से दलित, ईसाई और दलित मुसलमान हिंदू जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते आ रहे हैं। रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट ने इसकी पैरवी भी की थी। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में कहा था कि एक बार जब कोई हिंदू धर्म छोड़कर के ईसाई या इस्लाम मतावलंबी बन जाता है तो हिंदू होने के चलते उसके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर होने की अयोग्यता समाप्त हो जाती है, लिहाजा उसे संरक्षण देना जरूरी नहीं है। इस हिसाब से अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी नहीं माना जाएगा और हिंदुओं का छल छदम से मतांतरण रोकने के लिए इस तरह के कानून अब छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए संसद के माध्यम से लाना अनिवार्य हो गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड का है ये समाधान प्रक्रिया के संबंध में एडिटोरियल है। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने पिछले सप्ताह कहा था कि प्रथम दृष्टया हमारा मत है कि विवादित निर्णय में उस विदित स्थिति पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया है जिसे अनेक फैसलों द्वारा स्थापित किया गया है। इस पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। 2 मई को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के संदर्भ में, जिसमें उसने भूषण पवार एंड स्टील लिमिटेड का समाधान योजना के अवैध घोषित करते हुए उसका नकदीकरण करने का आदेश दिया था। ऐसी घटनाएं सर्वोच्च न्यायालय में अक्सर नहीं होती हैं, लेकिन इस असाधारण परिस्थिति में ऐसे ही असाधारण कदमों की जरूरत है। 2 मई के निर्णय ने काफ़ी असहजता पैदा की। यह असहजता न केवल प्रत्यक्ष अंशधारकों में बल्कि नीतिगत हलकों में भी इसे महसूस किया जा रहा है। अगर राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट यानी NCLT द्वारा मंजूर समाधान योजना को 1 साल के बाद अवैध ठहराया जा सकता है तो कॉर्पोरेट देनदार की नकदीकरण करने को कहा जा सकता है। यह ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता यानी IBC की बुनियादी को प्रभावित करने वाला होगा। अर्थव्यवस्था को भी इस असाधारण रूप से ऊंची कीमत चुकानी होगी।
अब इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन अंशधारकों को इस बात से राहत मिलनी चाहिए कि न्यायमूर्ति गवई ने इस मामले के संदर्भ में जमीनी हकीकत को समझा है और इस तथ्य का भी जिक्र किया है कि अधिग्रहण करने वाली कंपनी JSW स्टील 20,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। इतना ही नहीं, हजारों नौकरियां भी दांव पर हैं। हालांकि उन्होंने ये भी ऋणदाता समूह की वाणिज्यिक साझेदारी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, खासकर जबकि NCLT और राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीली पंचायत ने इसे बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप 2 मई के निर्णय की समीक्षा सकारात्मक बातें हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। निर्णय में कोई भी देरी कंपनी में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करेगी। परिसंपत्ति मूल्यांकन प्रभावित हो सकेगा। ध्यान रखें कि दिवालिया प्रक्रिया सबसे अधिक इसी से बचने की कोशिश करती है। अब जबकि यह मामला न्यायालय में सुनवाई के लिए प्रस्तुत है, सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि वह पिछले निर्णय की अनदेखी नहीं करें। ऐसे कई क्षेत्र जहां सरकार को ध्यान देने और दिवालिया प्रक्रिया को मजबूत बनाने की जरूरत है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। समीक्षा के अधीन निर्णय हर स्तर पर प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। सरकार को इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हालांकि हालात दोहराए नहीं जाए, इसके लिए कमियां दूर करना होगा। और जो IBC का क्रियान्वयन हाल ही के दशकों में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जाता है। सरकार को इस मजबूत कदम के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा NCLT की जो क्षमता के मसले को भी जल्द से जल्द हल करना जरूरी है। यह बात ध्यान देने लायक है कि NCLT का गठन कंपनी अधिनियम के प्रशासन के लिए किया गया था और उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि दिवालिया मामलों को देखें, लेकिन इस दौरान उसकी क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित भी किया गया था कि संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में ऋण शोधन समाधान की गति बेहतर बनाने के लिए सिर्फ इसको समर्पित NCLT और NCLAT को स्थापना की संभावना पर विचार किया है। ऐसी सभी संभावनाओं पर विचार होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के पास वांछित भूमिका निभाने की क्षमता भी हो। अभी जो हालात हैं उनमें समाधान की प्रक्रिया बहुत समय लग रहा है। भारतीय ऋण शोधन और दिवालिया बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि करीब 12,000 मामले जिनमें समाधान योजना सामने आई है, उनमें 597 दिन का समय लगा है। नगदीकरण या परिसमापन के रूप में समाप्त होने वाले मामले में 500 दिन से अधिक का समय लगा है। इस समय को कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि देरी से मूल्य कम हो सकता है। आखिर में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अंत निश्चित किया जाएगा। हर बार जब कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय जाता है तो इससे देरी बढ़ती है और प्रक्रिया बाधित होती है। अमेरिकी शुल्क वृद्धि एक अस्थायी वादा। सोनल वर्मा लिखती हैं, लेखा का नमूरा की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। भारत से आयात पर अमेरिका द्वारा 25% शुल्क की घोषणा, साथ ही रूस से ईंधन और सुरक्षा संबंधी खरीद को लेकर जुर्माने की बात। भारत अमेरिकी व्यापार संबंधों में एक निराशाजनक बदलाव का संकेत है। यह खासतौर पर कठोर प्रतीत होता है क्योंकि भारत उन शुरुआती देशों में से एक है जिन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत की शुरुआत की। बातचीत के उन्नत अवस्था में होने के बावजूद भारत को वियतनाम 20%, इंडोनेशिया 19% और अन्य एशियाई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। यह असमानता बातचीत की रणनीतिक और व्यापक भू राजनीतिक गतिशीलता दोनों पर सवाल उठाती है। बहरहाल, इस झटके को व्यापक दृष्टि से देखें तो घोषित शुल्क वृद्धि अस्थायी हो सकती है। यह स्थायी व्यवस्था के बजाय बातचीत के उपाय के रूप में सामने आ सकती है। अमेरिका व्यापार प्रतिनिधिमंडल अगस्त के अंत में भारत आने वाला है और इससे अंदाजा लगता है कि संवाद के रास्ते खुले हुए हैं। शुल्क दरों में कमी की संभावना बरकरार है।
हालांकि अन्य देशों के साथ अमेरिकी समझौता व्यापार समझौता यही संदेश निकालता है कि बेहतर से बेहतर हालातों में भी 15 से 20% शुल्क दर बरकरार रहेगी। बेहतर शुल्क दरों को लेकर बातचीत कामयाब नहीं होने की हमें अल्पकालिक आर्थिक कीमत चुकानी होगी, लेकिन इसका आकलन दीर्घकालिक चुनौतियों के आधार पर किया जाना चाहिए। ये चुनौतियां अमेरिकी मांगों के प्रति सहमत होने से उभरेंगी। उदाहरण के लिए नीतिगत लचीलेपन की क्षति, मिसाल कायम करने वाली रियायतें और घरेलू राजनीतिक परिणाम अन्य देशों से नहीं जल्दी से मौखिक समझौते किए। वहीं भारत ने अधिक विस्तृत प्रक्रिया को वरीयता दी ताकि व्यापक समझौता हो सके। रूस से ईंधन और सैन्य खरीद पर जुर्माने की घोषणा ने जटिलता और बढ़ा दी है, क्योंकि ऊर्जा और रक्षा खरीद में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता व्यापार वार्ताओं में उलझी गई है। भारत रूस से तेल आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पश्चिमी एशिया से आयात बढ़ा सकता है। वह इस क्षेत्र से LNG आयात भी बढ़ा सकता है, हालांकि इसकी लागत अधिक होगी। हमें रूस के साथ रिश्तों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना होगा और इस दौरान अमेरिका से संवाद कायम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। आर्थिक प्रभाव का आकलन। इन शुल्कों का आर्थिक प्रभाव उनकी अवधि और दायरे पर निर्भर करता है। इस मोर्चे पर जुर्माने की दर सहित काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है। फिलहाल धारा 232 के अंतर्गत चल रही जांचों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जैसे कि औषधियाँ हो गई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जवाबी शुल्क से मुक्त है। इसका अर्थ है कि भारत की प्रभावी शुल्क दर 25% की दर से कम है, हालांकि यह हमारी लगभग 10% की पूर्व अपेक्षाओं से काफ़ी अधिक है। अगर बढ़ी हुई शुल्क दर बरकरार रही तो हमारा अनुमान है कि हमारी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 0.2% तक की कमी आएगी और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र है और हम GDP के 2% बराबर उसे निर्यात करते हैं। कई उत्पाद श्रेणियों में अमेरिका को निर्यात भारत के वैश्विक निर्यात से 30 से 40% तक है। यह बताता है कि अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़त कितनी आवश्यक है। निर्यात श्रृंखला के छोटे और मझोले उपक्रम खासतौर पर मुश्किल में हैं। ये कारोबार अक्सर सीमित कार्यशील पूंजी के साथ काम करते हैं और बहुत कम मार्जिन पर भी। ऐसे में इन्हें अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए जूझना पड़ सकता है। इसका असर रोजगार, खासकर कपड़ा, वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि के क्षेत्र में पड़ेगा, जहां छोटे और मझोले उपक्रम की अहम भूमिका है। भारत समुद्री खाद्य उत्पाद क्षेत्र में भी अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त गंवा सकता है। इस क्षेत्र में उसने अमेरिका में अहम बाजार इसे रणनीति तैयार की है। औषधि और इलेक्ट्रॉनिक आदि पर जवाब शुल्क नहीं लगाया है, लेकिन यदि बाद में धारा 232 के तहत क्षेत्रवार शुल्क लागू होने पर उन्हें अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारत के निकट भविष्य में भी किसी संभावित व्यापार का बदलाव लाभ से भी वंचित रह जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी जो आसियान की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं ने लगभग 20% की शुल्क दर पर बातचीत निपटाई है, जिसका अर्थ है कि भारत का सापेक्षिक टैरिफ लाभ उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना पहले माना जा रहा था। बहरहाल इसके चलते इस तथ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में दीर्घकालिक रूप से आकर्षक है। चीन +1 की व्यापक रणनीति भारत के पक्ष में है। इसके पीछे शुल्क दर से इतर कई कारक हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य क्षेत्रों में जो निवेश हुआ है वह बताता है कि कंपनियां विविधता लाना चाहती हैं। इसके लिए टैरिफ के बजाय भारत की ढांचागत बढ़त वजह है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, कपड़ा और परिधान, खिलौना आदि क्षेत्र बताते हैं कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला से भारत का एकीकरण जारी रह सकता है। भारत की नीतिगत रणनीति, इसके बारे में देखें तो क्या है कि कारोबारी चुनौतियों के प्रति भारत की जो नीतिगत प्रतिक्रिया है बहुआयामी और सावधानी पूर्वक नुपी तली होनी चाहिए। व्यापार के मोर्चे पर भारत को विशिष्ट मुद्दों पर लचीलापन दिखाते हुए बातचीत के प्रति अपनी रणनीतिक दृष्टि को बनाए रखना चाहिए। घरेलू राजनीतिक कारणों से कृषि और
डेयरी क्षेत्र संवेदनशील बने हुए हैं, लेकिन वाहन जैसे अन्य क्षेत्रों में या अमेरिकी खरीद बढ़ाकर समझौता करने की गुंजाइश है। मध्यम अवधि में निर्यात विविधता और अहम हो जाएगी। हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता और यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, अन्य देशों के साथ मौजूदा वार्ता सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। इन प्रयासों को गति देने की आवश्यकता है ताकि किसी एक बाजार पर निर्भरता कम की जा सके। यह हमारे लिए अवसर है कि हम ढांचागत सुधारों को गति दे सकें। वार्ताओं को तेज करने के अलावा सरकार को प्रभावित निर्यातकों, खासकर छोटे और मझोले उपक्रम पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ब्याज दर सब्सिडी, निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र भी इन क्षेत्रों को पर्याप्त कार्यशील पूंजी मुहैया कराकर मदद कर सकता है। मौद्रिक नीति की भी इस प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका होगी। मुद्रा का अवमूल्यन अगर जारी रहा तो आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। वित्त वर्ष 26 में मुद्रास्फीति घटकर के 2.8% हो जाने की उम्मीद है, जो रिजर्व बैंक के 3.7% के अनुमान और 4% के लक्ष्य से कम है। इसका अर्थ है कि रिजर्व बैंक का दरों में कटौती का चक्र समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा उसके द्वारा अपने रुख को तटस्थ कर लेने के बावजूद है। लबोलुआब यह है कि कुल मिलाकर अमेरिकी शुल्क वृद्धि निकट भविष्य में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन देश की नीतिगत प्रतिक्रिया को अधिक रणनीतिक होना चाहिए। शतरंज की तरह व्यापार वार्ताओं में कई बार हमें लंबी अवधि की बेहतरी के लिए अल्पकाल में अस्थायी कमजोरी को भी स्वीकार करना पड़ता है। जनसत्ता का एक एडिटोरियल है, शुल्क का सामना। इसी से संबंधित चल रहा है कि अमेरिका की ओर से भारत 25% शुल्क लगाने की घोषणा न केवल भारतीय निर्यातकों की चिंता है, बल्कि इससे भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित 225 व्यापार समझौतों को लेकर भी अनिश्चितता पैदा हो गई है। स्वाभाविक है, इससे दोनों देशों को होने वाले नफा नुकसान को लेकर विभिन्न स्तर पर आकलन भी शुरू हो गया है। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका के इस फैसले के पीछे भू राजनीतिक परिदृश्य से भारत पर दबाव बनाने की रणनीति भी शामिल है, लेकिन इस संभावना से इनकार भी नहीं किया सकता है कि इसका कुछ अर्थ अमेरिका को कुछ झेलना पड़ सकता है। सवाल है यह कि भारत इस परिस्थिति की कैसे निपटेगा। निर्यातों की चिंता भी वाजिब है, क्योंकि अमेरिका शुल्क से भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कारोबार प्रभावित होगा। यही वजह है कि अमेरिका जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ बैठक में निर्यातकों ने सरकार से वित्तीय सहायता और किफायती ऋण की मांग की है। बैठकों में निर्यातकों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में ऋण ब्याज दरें 8 से 12% हैं या उससे अधिक हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धी देशों में ब्याज दर बहुत कम होती हैं। चीन में केंद्रीय जो बैंक की दर है 3.1% है, मलेशिया में 3, थाईलैंड में 2, वियतनाम में 4.5% है। साथ ही कहा गया है कि अमेरिका खरीदारों ने मांग को रद्द करना या रोक कर रखना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में भारत के निर्यात कारोबार में बड़े स्तर पर गिरावट आई तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होने लगेंगे। यह सरकार ने अमेरिकी शुल्क से पैदा होने वाली संभावित दिक्कतों से निपटाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ निर्यातकों की बैठकों इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि सरकार ने निर्यातकों से सुझाव मांगे हैं, जिन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार निर्यातकों को समर्थन देने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करने पर भी विचार कर रही है। माना जा रहा है कि अमेरिकी शुल्क का ज़्यादा असर वस्त्र, रत्न, आभूषण, चमड़ा, जूते, चप्पल, रसायन, विद्युत, यांत्रिक मशीनों, उद्योग पर पड़ सकता है। भारत के चमड़ा और परिधान निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30% से अधिक है। और व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शुल्क की वजह से अमेरिका भारतीय वस्तुओं की मांग घटती है तो निर्यात कारोबारियों को ब्रिटेन और जापान जैसे नए बाजार तलाशने होंगे। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के साथ हुआ भारत का मुक्त व्यापार समझौता फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं अमेरिकी शुल्क के प्रभाव का दूसरा पहलू यह है कि भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौतों को लेकर ही अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। अमेरिका पहले से ही इस समझौतों के तहत भारतीय कृषि एवं डेयरी बाजार खोलने की मांग पर अड़ा हुआ। हालांकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि राष्ट्रीय हित से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसे लेकर 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। देखना होगा कि 25 अगस्त से भारत के छठे दौर की संभावित वार्ता में भारत का क्या रुख होगा। यहाँ तक अमेरिकी शुल्क की बात है तो भारत के पास जवाबी शुल्क लगाने का विकल्प भी सुरक्षित है। राष्ट्रीय सहारा का एक और एडिटोरियल है, इतिहास पर विवाद। ये अवधेश कुमार लिखते हैं इसको। NCERT
द्वारा पुस्तकों में किए गए कुछ बदलाव जिस तरह से बवंडर खड़ा कर दिया है वह अनपेक्षित नहीं है। पहले भी जब तथ्यों और भारतीय दृष्टिकोण के साथ इतिहास, सामाजिक विज्ञान आदि के पुनर्मूल्यांकन के बाद पुस्तकें आई तो ऐसा ही हंगामा हुआ था। पहले तथ्य देखें, एनसीईआरटी ने इतिहास में कुछ संशोधन किए हैं। जैसे कक्षा 7 और 8 की पुस्तकें हमारे अतीत भागरत और समकालीन विश्व भाग 2 में मुख्य बदलाव मुगल और अकबर से संबंधित है। इसमें अकबर को अकबर महान नहीं कहा गया है। आखिर इसमें और क्या है, उदाहरण दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 66 पर कहा गया है कि अकबर की सहिष्णुता केवल उसकी सत्ता को स्थिर करने का साधन था। पृष्ठ 70 पर चित्तौड़ के युद्ध में 30,000 नागरिकों के नरसंहार का उल्लेख। पृष्ठ 73 पर महाराणा प्रताप को हिंदवी स्वाभिमान का प्रतीक बताया। पृष्ठ 70 पर अकबर द्वारा शुरू की गई दीन इलाही को राजनीतिक नवाचार बताया, न कि धार्मिक संयम की संकल्पना। क्या ये तथ्य गलत है? अकबर के अकबरनामा से लेकर अबुल फजल के आईने अकबरी आदि की उदाहरणों से बताया कि सारे तथ्य सही है। वैसे भी इन अध्यायों में अकबर के चरित्र को द्विपक्षी बताया गया है और उसके क्रूर और सहिष्णु और कट्टर उदार दोनों पक्षों के सामने रखा गया है। क्रूर और सहिष्णु तथा कट्टर और उदार दोनों पक्षों को अकबर ने दीन इलाही शुरू किया, लेकिन उसकी स्थिति क्या हुई? इसमें जजिया हटाने की घोषणा, लेकिन क्या वह उसी स्तर पर नीचे लागू हुए? तथ्य बताते हैं कि नहीं हुए। वास्तव में नई पुस्तकों में बदलाव का उद्देश्य छात्रों को संतुलित, तथ्य आधारित और भारत की चेतना के अनुकूल इतिहास देना है। पहले जिन धर्मों को समान दृष्टि से प्रस्तुत किया गया था, अब उनकी ऐतिहासिक मतभेद और संघर्षों को लिखा गया है। देखा जाए कि इन बदलावों से छात्रों को विविध ऐतिहासिक पक्षों को समझने के साथ भारत क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, इन्हें भी जानने का अवसर मिलेगा। फिर समस्या कहाँ है? समस्या विकृत सोच में है। इतिहास इस आधार पर नहीं लिखा जाता है कि समुदाय को क्या महसूस होगा, बल्कि यह जो सत्य जैसा है उसे सामने लाने का विषय होता है। मूल विषय अकबर और उसका कोई शासक नहीं, इतिहास और भारत को देखने का दृष्टि है। मूल प्रश्न है कि हम महापुरुष किसे माने, किसे महान कहें। कुछ अंग्रेज लेखकों ने द ग्रेट मुगल शब्द का प्रयोग किया और स्वतंत्रता के बाद सेक्युलरवाद के नाम पर इसी को साबित करने के लिए इतिहास गढ़ने का कारनामा हुआ। इनमें तथ्यों को गला घोंट देने का अपराध किया गया। यह केवल एक इतिहास का प्रश्न नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रबोध और बौद्धिक आत्मसम्मान का भी प्रश्न है। भारत पश्चिमी की तरह नेशन स्टेट का राष्ट्र नहीं है। भारत की आत्मा और उसकी भूमि में नहीं, संस्कृति में बसती है। राष्ट्र की परिभाषा भूगोल से नहीं बल्कि देश, धर्म, दर्शन और परंपरा से होती है। हिमालय से समुद्र तक विस्तारित भारतवर्ष युगों से एक सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, पुराण में भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूखंड के रूप में देखा गया है। भारत अनेक जनपदों, राज्यों, राजवंशों में विभाजित रहा है, परंतु उसकी आत्मा संस्कृति, धर्म, भाषा, दर्शन और जीवन शैली के माध्यम से एक रही है। शासक अलग अलग रहे हैं पर देश की पहचान संस्कृति से रही है। इतिहास का लेखन दृष्टिकोण में समाहित नहीं है, भारत का इतिहास नहीं हो सकता है। तो भारत में हम उसे महान कहेंगे जो हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता वाले सशक्त आधार चरित्र को सुदृढ़ कर उसे आगे बढ़ाने का वाहक बने हैं। जैसे 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत पर हुए इस्लामी आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट थे। वे रहम, आर्थिक लूट, सत्ता की प्राप्त और धर्मांतरण और भारत का इस्लामीकरण, यानी दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना। गजनी हो गया या मोहम्मद गोरी या किल्ली, तुगलक, लोधी, मुगलों का मूल इतिहास इन वास्तविकता और बर्बरताओं से भरा हुआ है। हमारी सनातन परंपरा में महान वही कहलाया है जिसने धर्म और सत्य की रक्षा, संस्कृति का संरक्षण दिया तथा जिसने स्वयं का जीवन त्याग, तपस्या और स्वच्छता का रहा। ऋग्वेद से आज तक भारतीय आत्मा ने रचनाकारों ने किन्हें महान बनाया, उनकी एक श्रृंखला बनाए। उसमें इस्लामी आक्रमणकारियों, यहाँ बस जाने वाले शासकों को शामिल करके देखिए, आपको निष्कर्ष मिल जाएगा। वस्तु भारत का इतिहास केवल राजनीतिक सत्ता, युद्ध और शासकों की कहानियां नहीं है,
बल्कि यह जीवित शाश्वत सभ्यता की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक चेतना का भी साक्षी है। भारत एक ऐसा विचार रहा है जिसमें किसी पंथ मजहब को सर्वोच्च मान कर राष्ट्र, समाज और व्यवस्था की कभी कल्पना नहीं की जा सकी। सांस्कृतिक चेतना वाले इस राष्ट्र में विविध विचारों को समान महत्व दिया गया है, जिसे हम भारत कहते हैं। इसकी आत्मा क्या है? सांस्कृतिक चेतना को सनातन है, आप वैदिक रचनाओं से लेकर जिसे भक्ति आंदोलन कहा गया है, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम, इसकी सांस्कृतिक एकता का वह विधि यानी विविध रूप दिखाई देगा। आदिगुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए। रामायण महाभारत पूरे देश में एक समान श्रद्धा के ग्रंथ हैं। चारों दिशाओं के तीर्थ भारत एकता के प्रतीक हैं। अगर अकबर या किसी ने भी शासक के रूप में इन विचारों और परंपराओं को आगे बढ़ाने या भारत बनाए रखने के लिए अपना जीवन लगाया है, तो उसे ऐतिहासिक प्रमाण दिए जाने चाहिए। इतिहास सजाया नहीं जाता, विजय सत्य की होती है। इतिहास का पुनरेखन इसी दिशा में है। हालांकि सच यही है कि जितना शोर मचाया जा रहा है, उस स्तर पर आज तक इतिहास का दुरुस्त नहीं किया गया। 2014 के बाद यह संभव था। कुछ वर्षों की समय सीमा बनाकर आसानी से किया सकता था, लेकिन जिनको दायित्व दिया गया था वे स्वयं इस लॉबी से या तो भयभीत रहे या उनके पास दृष्टिकोण नहीं था। आज भी परीक्षाओं में उसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्रों को उत्तर देने को विवश होना पड़ता है। इस प्रकार से बहुत ही शानदार ये डिटेल पढ़ ले अपन ने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।